ये पूरी सेटअप ऐसे बना रखी है मानो ये केमिस्ट्री की नहीं फिजिक्स की प्रॉब्लम हो। क्या कह रहे, एक सिस्टम है जिसके अंदर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। हमने कोई मेडिसिन रॉड वगैरह कुछ लगा रखी होगी, और यहाँ पे वाटर की जो वेट है वो कितनी है, वाटर की वेट हमने यहाँ पे ले रखी है 180 दे रखा है, और 100 डिग्री के ऊपर में 100 ग्राम है। तो वेट ऑफ वाटर कितनी है, 100 ग्राम, तो 0.1 kg। लेकिन हमें करना क्या है भाई, तुमने पानी को बॉयल करो, कह रहे 60% ही वाटर वेपराइज होती है, 60%, यानी 40% तो अभी लिक्विड के फॉर्म में है। तो यहाँ पे 60% वेपर के फॉर्म में है, ये 60% पार्ट वेपर के फॉर्म में, ये वेपर है और ये लिक्विड फॉर्म है। तुम्हें इसके वर्क डन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस वाली केस के अंदर वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, P डेल्टा V। अब एक कॉमन सी सेंस लगाओ कि जो वॉल्यूम की चेंज है वो लिक्विड से अगर हमने वेपर के अंदर करी तो वो ज़्यादा है या लिक्विड से लिक्विड की ज़्यादा है। मतलब एक वाटर का एक मॉलिक्यूल जो 100 डिग्री पे है और जब वो 25 डिग्री पे है तो उसके लिक्विड फॉर्म में जो वॉल्यूम चेंज है वो ज़्यादा है या उसके वेपर फेज के अंदर ज़्यादा चेंज है। अब इसी बात है, वेपर फेज के अंदर ये वॉल्यूम का चेंज ज़्यादा है। तो एक्चुअली हमें लेना तो पूरा ही है, लिक्विड का पार्ट भी लेना है और वेपर का पार्ट भी लेना है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं, तो तुम लिक्विड का पार्ट इग्नोर कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वेपर के पार्ट से कैलकुलेट कर सकते। अब इस वाले केस में हमें इंडिविजुअली, मतलब इतना सिंपल सा काम है, P डेल्टा V निकालनी है। अगर शॉर्टकट में कहे तो P डेल्टा V निकालनी है, मगर ये इतना आसान है क्या? नहीं, इतना आसान नहीं है। ये जो सारी चीज़ें दे रखी है ना, हमें सबसे पहले देखना है कि उसकी इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी। और देखो यहाँ पे तुम सिर्फ कैलकुलेशन में नहीं फंसने वाले, तुम इस बात में भी फंसोगे कि P की वैल्यू क्या ले। अगर तुमने P की वैल्यू ATM के अंदर ले ली तो यहाँ पे ऑप्शंस जूल के अंदर है, तो तुम फंस जाओगे। तुम्हें कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, या तो स्टार्ट में या फिर एंड में, दोनों जगहों में से किसी एक जगह तुम्हें कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द राइट आंसर। तो हमने सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम निकालनी है, वो आसान है। वॉल्यूम इनिशियल बहुत ही आसान है, मास बाय डेंसिटी 0.1 बाई डेंसिटी। किसकी डेंसिटी निकालेंगे? जो लिक्विड पार्ट है उसकी डेंसिटी निकालेंगे। कितनी दे रखी है? 1000। ये कितनी आ गई? ये आ गई 0.401, इतनी आ गई मीटर क्यूब। और इस वाली केस में 40% लिक्विड है और 60% वेपर पे। तो अगर हमने ले ही रखा था 0.1 तो इसकी 60% कितनी हो गई? 0.06, और इसकी कितनी हो गई? 0.04। ये कितनी है? केजी के अंदर। तो तुम्हें बता रखा है लिक्विड वाले फॉर्म को एग्जाम हॉल में लेने की जरूरत नहीं, अदरवाइज हमसे लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने लिक्विड की डेंसिटी निकाली, कितनी आ सकती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितनी आ गई भाई? यहाँ पे वॉल्यूम आ गई 0.04 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 0 और 404 ये आ गई लिक्विड के। अगर हम इसके स्टार्ट से कर ले, ये है 0.001 और ये पार्ट कितनी आ रही है? 0.0004। लेकिन अभी क्लाइमेक्स आना बाकी है। अभी हमने वॉल्यूम चेंज तो फाइंड आउट नहीं करी, वॉल्यूम की कितनी चेंज है। तो जो वेपर फेज है इसकी कितनी है भाई? 0.6, और डिवाइड किससे करा? इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? 60, 0.06 और 60। तो मीटर क्यूब के अंदर कितनी आ गई? 0.1 मीटर क्यूब। अब ये जो 0.1 मीटर क्यूब है, ना तुम इसके साथ कंपेयर कर सकते ना इसके साथ कंपेयर कर सकते। तो अगर हमें दिखाने के लिए टोटल वॉल्यूम लेनी है, टोटल फाइनल वॉल्यूम, अगर टोटल फाइनल वॉल्यूम लेनी है, वी शुड ऐड दिस टुगेदर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर। अगर हमने दोनों ऐड भी कर दी तो आंसर कितना आना भाई? 0.10 और 4, ये आंसर आना है। मतलब ये फाइनल वॉल्यूम है। और इनिशियल वॉल्यूम कितनी है?
तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0.14 माइनस 0.0001, तो ये वैल्यू हो गई अप्रॉक्सीमेटली 0.0999। तो P डेल्टा V तो फाइंड आउट कर ली, ये मीटर क्यूब के अंदर है। तो इसे क्या करें, P को किस फॉर्म में ले? अगर हमने लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर लिया, लीटर एटमॉस्फेयर में, तो फाइनली हमें 101.4 से मल्टीप्लाई करना है। फाइनली हमें 101.4 से अगर लीटर एटमॉस्फेयर लिया को अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करें तो 101.3 से मल्टीप्लाई करनी है। अदरवाइज सीधा ले सकते 180 मीन्स 10125 ऐसे। ये 101,325, ये 101,325 मल्टीप्लाइड बाई 0999, तो ये आंसर कितने के आसपास हो जानी है? ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली हो जानी है, अप्रॉक्स अगर हमने इसे अप्रॉक्स करा तो ये 10.13 किलो जूल के अप्रॉक्स हो जानी है, ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन अगर हमने अप्रॉक्स आंसर निकाली तो ये सही आंसर है। तुम स्टार्ट में ऐसा कह सकते, सिर्फ वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है उसको तुमने मेजर करा, पी की वैल्यू पुट करी और उसमें 101.3 से मल्टीप्लाई करा और फाइनल आंसर निकाल ली। इस वाली केस में तुम्हें क्वेश्चन को 2 बारी पढ़ना है, 2 बारी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े इनडायरेक्ट वे में है। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई एक सिस्टम है जो इंसुलेटेड है, अब ये जो इंसुलेटेड पार्ट यूज करा ना, इसकी कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगी, उसके अंदर ही सस्पेंस है, उसके अंदर ही फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो ये कह रहे हैं कि भाई स्टार्ट के अंदर अपने पास एक सिस्टम है जिसमें एक साइड पे कितनी है भाई, ये टोटल 3 है, टोटल 3 मीटर क्यूब है, लेकिन इस वाली साइड पे 2 मीटर क्यूब है और इस वाली साइड पे 1 मीटर क्यूब है। मान लो जो पहला पार्ट है, इस वाली केस में जो प्रेशर है वो 0. ये V1 है, ये P1 है, ये कितनी है 0.8314 मेगा पास्कल, और T कितनी है, T है यहाँ पे 400 केल्विन। इन सब का यूज क्या है वो आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ से इंसुलेशन को हटाई और दोनों को अलाउ करा कि वो आपस में मिक्स कर जाए, ठीक है, मिक्स तो करेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस है, मिक्स तो करने हैं, लेकिन फिर होना क्या है, फिर होना ये है कि वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ फिक्स है, यहाँ पे एनर्जी फिक्स है। पूछोगे कैसे, तुम पूछ सकते हैं एनर्जी फिक्स है, ये कंक्लूड कैसे करो? ये कंक्लूड ऐसे करा कि यहाँ पे लिखा है रिजिड और इंसुलेटेड टैंक है, यानी ना तो एनर्जी कहीं से बाहर आई, ना ही एनर्जी इससे, ना एनर्जी अंदर आई, ना एनर्जी बाहर गई। और ये रिजिड है तो ना तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, ना ही वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। तो यहाँ पे एनर्जी फिक्स है, कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो U इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल। अब देखना यहाँ पे सारी खेल कैसे है। तो U को लिख सकते हैं NCV/dt, इसे भी लिख सकते हैं NCV/dt। यहां पे हमें चेंज को फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखा भाई, CV कॉमन लगा ली, N1 प्लस N1 T1, इस वाली केस में माइनस N2 T2। ये N1 T1 प्लस N2 T2 है, क्योंकि हमने इस वाली पार्ट का भी निकाला, इस वाली पार्ट का भी निकाला। जो N फाइनल है वहां पे भी लिख सकते हैं CVN फाइनल और T फाइनल, ये सारे फाइनल है। तो N फाइनल तो आसान है ना, हमने N1 और N2 को ऐड कर दी, N फाइनल है। और इस वाली पार्ट के अंदर हमने CV कैंसिल कर दी। अब ये फॉर्मूला हमें कैसा दिखेगा, ये फॉर्मूला हमें दिखेगा T फाइनल इज इक्वल टू N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। इस केस में ही हमें ऐसा दिखेगा।
तो फाइनली हमें आंसर फाइंड आउट करने के लिए N1 और N2 तो फाइंड आउट करना है। T1 T2 दे रखे, N1 N2 के बारे में कुछ बताया नहीं, वो हमें सोचना है और उसके लिए सारी चीज़ें बता रखी है। N1 N2 हमें इन वाली चीज़ों से फाइंड आउट करना है और ऑप्शन बहुत सिंपल है, PV इज इक्वल टू NRT यूज करके कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन करना है। अब यहाँ पे अगर हमने N1 की बात करी तो P1 V1 T1, R तो कांस्टेंट है। इस वाले केस में अगर हमने P1 को यूज करा तो P1 कितनी है भाई, 0.8314 इंटू 10⁻⁶। हमने N फाइंड आउट करनी है, PV/T RT, वॉल्यूम कितनी है 2। अब यहाँ पे वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है और प्रेशर पास्कल में दे रखा है, तो हमने R लेनी है 8.314 के फॉर्मेट में और T कितनी है 400। T कितनी है भाई 400। अब इसे एक बार सॉल्व करो तो यहाँ से यहाँ ये 10 टाइम्स हो गए, एक जीरो कैंसिल हो गई और अगर हमने इनको भी कैंसिल कर दिया तो एक्चुअली 3 जीरो कैंसिल हो गए, 2 + 1 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये बचा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना होगा भाई 500। तो N1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 500। एक बारी देख लो फिर से, और इसी वे में हमें N2 भी फाइंड आउट करनी है, N2 भी फाइंड आउट करनी है। तो N2 फाइंड आउट करने का तरीका क्या भाई, वापस इसी चीज को यूज करो, वापस इसी फॉर्मूले को यूज करो और यहाँ पे लिखी PV। इस वाली केस में P कितनी है भाई, इस वाली केस में P कितनी है 8.314 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितनी है 1 डिवाइडेड बाई R 8.314 मल्टीप्लाइड बाई T कितनी है, T है 500। ये तो कैंसिल हो गए। अब ये 10⁻⁶ से ये कितनी हो गई भाई 10⁻⁴ बाई, ये हो गई 10⁻⁴/5, तो आंसर है 2000। तो अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दी कितने हो गए 2500, तो ये लिखा 2500। और N1 की वैल्यू कितनी है भाई, N1 T1 कितनी है, N1 है 500 और T1 कितनी है 400 प्लस N2 कितनी है भाई, N2 है 2000 मल्टीप्लाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 500। इनको सॉल्व करा तो आंसर आ जाना है 480 केल्विन। इस पूरे केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि अगर हमने फाइनल करी तो फाइनल टेम्परेचर के लिए जो फाइनल फार्मूला है वो क्या है, और वो फाइनल फार्मूला है N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दिस वन इज द इजी प्रॉब्लम, very easy problem, but you need to be very careful while finding the value, corresponding value, because values are provided. You need to be assured whether this value can be directly used or this has to be processed. So in this case, what is happening basically? It's a liquid water at 323, and this has been converted into gas at 423 Kelvin. So initially, what is going to happen in this case? So basically, it's a liquid from 323 to 373. Then again, it's a liquid to gas at 373. Temperature is going to remain constant. And at the last phase, it is going to be gas from 373 to 423. And the very important thing is I need to find change in internal energy. Change in internal energy. So basically, this change in internal energy means U is equal to NCV dt. Delta U is equal to NCV dt. So if T is constant, this is supposed to be 0. If T is constant, if dt is 0, this part is going to be 0. So here we can have CV dt, NCV dt. This formula can be applied here. This formula can be applied here.
but the same formula cannot be applied here. So what we can do? We can go by the alternate. We know that delta U is equal to delta H minus P delta V or RT. And finally, U1 plus U2 plus U3. And this is the way to find out. So let's revise. It's a very simple. Liquid has to be, when liquid is there, water is the liquid. This has been heated from 323 degrees Celsius to 423 degrees Celsius. 423 degrees Celsius. There is a gap of 100 degrees Celsius. But in this journey of 100 degrees Celsius, phase is not going to remain same. Initially, it will be basically in the liquid. Then one stage will be there where liquid is getting converted into gas, and in the next stage, it will be it is going to remain in the gaseous form. If the dt change in the temperature is 0, delta U is supposed to be 0. But whether this is the only formula, answer is no. We can have some indirect formula also. So we can calculate the delta U for this. We can calculate the delta U for this. For this, we need to apply the concept. Let's see. You will see that CV has been given. CV, it's a CV. So this can be directly related with delta U. But as far as CP is concerned, this is directly related with delta H. This is directly related with delta H, not with delta U. Delta U cannot be represented by CP. In the initial case, we can take the value. What is this CV liquid? It's a 75. So this part is 75 multiplied by, what is the change in temperature? It's a 50 degrees Celsius. So this is 3750 joules or this is 3.75 kilojoule. So U1 is going to be, the U1 is going to be 3.75 kilojoule. Now in the last part also I should be very careful. Why? Because it's I need CV, but for liquid to gas, it at 3, this has been provided as CP. I need CV. So we know that CV is equal to CP minus R, that is equal to 8.314. So in this case, the CP is 33.314 minus 8.314. So this will be approx 25. So you should be careful that CP has been provided, but what I need CV. So CP minus CV is equal to R. I can rearrange them to find out the CV. So I got the CV, that is 25. What's about the T? There is a gap of 50 degrees Celsius, so once again multiplied by 50. So this is going to be 1250, or this can be written as 1.25 kilojoule. This is the joules, this is the kilojoule. So I got the U3 also. It's a 1.275 kilojoule. But in the case of U2, problem is there. And that can be calculated by what the delta H has been provided. Delta H is at 373 is 40.7 kilojoule. So let's have 40.7 kilojoule minus R is going to be 8.314. Why? Because options are given in the joules. With calorie, we take if the option has been given in the calorie, we are supposed to take the R equal to 2. But in this case, options are given in the joules. So our first choice and the only choice is 8.314 multiplied by T. What is the T? In this case, it's a 373. So it is 8 multiplied by 373, so something around 32. So if it is the kilojoule, this is approximately going to be 37.5 kilojoule. Now I got all three values. U2 is 37.5 kilojoule. So it's so simple. You can add them simply together.
37 plus 5, it is very close to 42. So 42 is this option is 42.9. So here you need to go for the proper calculation. It's a 42.9 or 42.6. Answer is 42.9. You should be careful in this case at two places. Number one, in place of CV, they have provided CP. So it's a possible that under the exam pressure you can select this data as it is, whereas you need to process this data to come to the right data. Right data is CV, not the CP. They have provided CP. What we need, I need to calculate CV. In the same way, for this, it's a heat of vaporization has been provided, but heat of vaporization itself is not useful in this case. I need to convert this data into delta U. That can be done by using delta H minus P delta V. P delta V is not applicable in this case, so we are going for P delta V is equal to nRT. Forget the N, it is RT. And finally, you need to convert everything on the same unit. If it is on the kilojoule, every part has to be on the kilojoule. If it is joules, every part has to be converted on the joules. Otherwise, you are going to get a wrong answer. So this one is the right answer. This one is the right answer. Kilojoule has been provided, and you should be careful about the moles also. This can be converted into per gram. In that case, the options will be changed. So whether the moles has been written or grams has been written, you should be very, very careful, because answer can be represented in the both part. For example, suppose I want to convert this into the gram, what I need to do? It's a 42.6 divided by 18, and this is going to be the right answer. So you should be careful for this type of the combination also. Kilojoule per mole, kilojoule per gram. So this is the right answer. You need to find the molar heat capacity. So what can be the heat capacity? We know that heat capacity is 4.184 joules. It's a 4.184 joules per gram per Celsius. So when this one is valid for 1 gram, what's the molecular weight of water? It's 18. For 1 gram, if the value is 4.18, then for 18 grams, it's a unitary method. 4.1 into 18, this is very close to 75, very close to 75. So the first option is the right answer. 75 is the right answer in this case. So one question remains. What's about the W? Whether W is also going to be 0 or it will have some non-zero value. Because it's a isothermal and reversible, so we can apply the formula W is equal to minus 2.303 nRT log, it's a V2 by V1. Now in this case, just put the value. Minus 2.303 multiplied by N. What's the N? It's a 2 mole. Answer is in the kilojoules, so we have to take it 8.314 multiplied by T is 300. And log V2 means 10 liter divided by 1 liter. This is going to be log 10, and log 10 is 1. So basically it's a minus 2.303 multiplied by 2 into 8.314 multiplied by 300. So it's a 4, it's a almost 5, 1500 multiplied by 8.3. So 1500 into 8.3, it is something around 120, something around 120. So this is going to be 11.4 kilojoule. This is going to be 11.4 kilojoule. This one is the work done. This is going to be delta U and delta H. So this is the complete analysis of this problem.